हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि हिंदी जिस भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक का नाम है वाक्य रचना, कि वाक्य का स्ट्रक्चर क्या होता है और किस प्रकार से वाक्य का निर्माण होता है। तो आज का टॉपिक ये रहने वाला है। और कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी पूछी जाती है, चाहे वो डीएसएसबी की हो, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो रीट हो, चाहे वो आपकी एसएससी जीडी हो, कोई भी ऐसी एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी व्याकरण पूछी जाती है, उसमें एक ना एक क्वेश्चन हमें वाक्य रचना से देखने को अवश्य मिलता है। तो ऐसा क्या करें हम, जो कि हमारा वाक्य रचना से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो गलत ना हो और हमें उसके पूरे में से पूरे नंबर मिले। तो चलिए, इसी को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो इसमें देखिए, सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि वाक्य रचना होती कैसे है, वाक्य रचना किस आधार पर होती है और वाक्य रचना में किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और इसी के साथ हम कुछ वाक्यों के उदाहरण भी देखेंगे और इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और कौन से प्रकार की क्या पहचान होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करें वाक्य की रचना। तो वाक्य की रचना जो मूलतः होती है वो पदों से होती है। किससे होती है? पदों से। अगर बेसिकली बात वाक्य रचना की बात की जाए तो वो होती है पदों से। और पद जैसे कि राम घर जाता है, तो ये क्या है? राम इसमें पद है, घर क्या है? पद है, जाता क्या है? पद। पद अर्थात शब्द। तो जो वाक्य का निर्माण होता है वो किससे होता है? शब्दों से होता है। अनेक शब्द मिलकर एक वाक्य का निर्माण करते हैं। अनेक मतलब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर। देखिए, वाक्य निर्माण में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, इनका जो है विशेष ध्यान रखा जाता है। किनका? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। अव्यय। प्रत्येक भाषा में वाक्य रचना का अपना एक क्रम होता है। जैसे इंग्लिश में अलग क्रम है, सब्जेक्ट प्लस जो भी अपना क्रम है, इसी प्रकार से अपने हिंदी में भी एक क्रम है। तो उस क्रम को क्या कहते हैं और वो क्रम किस आधार पर है? तो देखिए, हिंदी में जो भी क्रम है अपना, वो है अपना पहले कर्ता आएगा, उसके बाद कर्म आएगा और उसके बाद क्रिया आएगी। जो सारा का सारा वाक्य रचना का जो टॉपिक है वो एकमात्र इस फॉर्मूले पर आधारित है कि सर्वप्रथम हम हमारे हिंदी के वाक्यों में कर्ता आएगा, उसके बाद कर्म आएगा और उसके बाद क्रिया आएगी। तो चलिए देखते हैं, अभी इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे कि अभी हम देखते हैं कि अमन के घास बैल को खिलाया। अमन ने जो घास बैल को खिलाया, तो क्या ये सही है? सर्वप्रथम हमें देखिए, इसको चेक करने के लिए सर्वप्रथम हमें कर्ता ढूंढेंगे। तो कर्ता इसमें अमन है और इसमें भी अमन है, बिल्कुल। इसके बाद हम ढूंढेंगे कर्म। तो कर्म कर्म क्या है इसमें? कर्म है बैल को घास खिलाना, ये क्या है? कर्म है। बैल को घास, ये क्या है? कर्म है। खिलाना क्या हो गई? हमारी क्रिया हो गई। तो इस प्रकार से हम देखिए, पूरा पहले कर्ता देखेंगे, उसके बाद कर्म देखेंगे और उसके बाद क्रिया देखेंगे। तो सारी चीज़ें जब मिल जाएगी एक क्रम में, इस क्रम में, तो उसके आधार पर ही हम देखेंगे कि हमारा वाक्य सही है गलत है। तो देखिए, इसमें देखिए, आप ऊपर के वाक्य को देखिए, अमन ने घास बैल को खिलाया। तो इसका जो है क्रम नहीं है। क्रम कैसा होना चाहिए? सर्वप्रथम कर्ता होगा, उसके बाद कर्म होगा और उसके बाद क्रिया होगी। तो यहाँ पर हम देखिए, अमन अपना कर्ता हो गया, बैल को घास कर्म हो गया और क्रिया हो गई अपना खिलाना। तो इस प्रकार से देखिए, हम इस वाक्य को जो है सही मानेंगे, क्योंकि इसमें जो क्रम है वो बिल्कुल कर्ता, उसके बाद कर्म और उसके बाद क्रिया दी हुई है। तो इसी प्रकार से देखिए, शीतल ने पत्र को पढ़ा। शीतल ने पत्र को पढ़ा और शीतल ने पत्र पढ़ा। तो इस प्रकार देखिए, इसमें सर्वप्रथम कर्ता कौन हो गई? शीतल। उसके बाद कर्म, कर्म हो गया पत्र और उसके बाद क्रिया पढ़ना, पढ़ना जो है क्रिया हो गई। तो इस प्रकार से हम जो है यहाँ पे इस फॉर्मूले के आधार पर जो है वाक्य का निर्माण किया जाता है। तो ये हो गई हमारी वाक्य रचना से संबंधित कि भाई वाक्य रचना किस प्रकार की जाती है। ठीक है। अभी इसमें देखिए, एक बात और हम जो है ध्यान में रखेंगे कि जो जो यहाँ पे जो ये मुख्य और गौण क्रिया होती है, तो सर्वप्रथम जो मुख्य है वो निर्जीव पहले आता है, निर्जीव पहले आता है और उसके बाद सजीव बाद में आएगा। जैसे कि अभी हम इसको आगे समझेंगे वाक्य में कि किस प्रकार से हम जो है इसका ध्यान भी हमें वाक्य में रखना होता है।
क्योंकि ये अगर हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो भी हमारा वाक्य गलत होने के चांस है। तो चलिए अभी आगे देखते परिभाषा देखते सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह जिसमें अपेक्षित अर्थ पूर्ण रूप से प्रकट होता है वह कहलाता है वाक्य। अब हम वाक्य का निर्माण तो हमने देख लिया कि वाक्य का निर्माण किस प्रकार पर किया जाता है और किस आधार पर किया जाता है, लेकिन वाक्य की परिभाषा की बात करें तो वाक्य की परिभाषा है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिसमें अपेक्षित अर्थ पूर्ण रूप से प्रकट होता है वह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। अच्छा देखिए वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कई बार कि वाक्य के 2 अंग कौन कौन से हैं या फिर वाक्य के अंग कौन कौन से। तो उद्देश्य और विधेय, उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं? वाक्य के अंग होते हैं। उद्देश्य तो होता है कर्ता और विधेय होते कर्म या फिर क्रिया। तो इस आधार पर जो है वाक्य को 2 भागों में जो बांटा गया है कि उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य तो होता है कर्ता और जो है विधेय होता है क्रिया। ठीक, अभी हम देखिए कि वाक्य के लिए योग्यताएं और आवश्यकताएं कि भाई एक जो शुद्ध रूप से जो वाक्य का निर्माण किया जाता है उसमें हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे और किन किन आवश्यकताओं का ध्यान में रखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम कौन कौन सी वो बातें हैं जिनका हम ध्यान रखेंगे। तो देखिए इसको हम देखते हैं। तो वाक्य के लिए जो योग्यता है उनमें सर्वप्रथम है जो कि योग्यता मतलब अर्थात उचित अर्थ निकले। वाक्य का जो है एक उचित अर्थ निकलना चाहिए। ये नहीं है कि हम वाक्य कोई भी उल्टा सुल्टा बना रहे और उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, तो इस प्रकार के जो वाक्य है वो गलत हो जाएंगे। उसके बाद है आकांक्षा, अर्थात पाठक या श्रोता द्वारा जानने की जो इच्छा होती है वो होनी चाहिए वाक्य में। फिर है निकटता, निकटता शब्दों को निकट रखना। इस प्रकार नहीं है कि एक शब्द आपने यहाँ लिख लिया और दूसरा शब्द आपने यहाँ जाके लिख रहे, तो इस प्रकार ये कोई वाक्य नहीं माना जाएगा। तीसरा इसमें पॉइंट है चौथा अनविति। अनविति अर्थात व्याकरणिक इकाइयों का ध्यान में रखना। जिस प्रकार से व्याकरणिक इकाइयाँ कौन कौन सी, जैसे कि हमने अभी देखा कि सर्वप्रथम कर्ता आएगा, उसके बाद कर्म और उसके बाद क्रिया। तो ये जो व्याकरणिक जो दृष्टि है इसका हम ध्यान में रखेंगे व्याकरणिक इकाइयों का। फिर क्रम कैसे, वाक्य में प्रयुक्त तत्वों का उचित क्रम होना चाहिए। वाक्य में जो प्रयुक्त तत्व है उनका उचित क्रम कौन सा क्रम, वो सर्वप्रथम कर्ता, उसके बाद कर्म और उसके बाद क्रिया। इस प्रकार से जो है हम वाक्य के निर्माण में इन बातों का आवश्यक रूप से ध्यान रखेंगे। तो चलिए ये तो हो गए हमारा वाक्य क्या होता है, तो वाक्य का निर्माण कैसे होता है और निर्माण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। अभी हम बात करेंगे कि वाक्य रचना जो वाक्य है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए सर्वप्रथम हम वाक्यों के प्रकार की अगर बात करें कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वाक्य देखिए अर्थ के आधार पर और रचना के या बनावट के आधार पर वाक्यों को जो है 2 भागों में बांटा गया है। पहला तो कौन सा भाग, अर्थ के आधार पर, किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर, और दूसरा वाक्य रचना के आधार पर। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य को कितने आधारों में बांटा गया है। तो वाक्य को 2 आधारों में बांटा गया है। कौन कौन से आधार, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। इस प्रकार से 2 आधारों में बांटा गया है। अच्छा सर्वप्रथम हम बात करेंगे रचना के आधार पर या फिर बनावट के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाक्य रचना या बनावट के आधार पर वाक्य होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से वाक्य, सबसे प्रथम है सरल वाक्य, उसके बाद है संयुक्त वाक्य और उसके बाद है मिश्रित वाक्य। तो रचना के आधार पर या फिर बनावट के आधार पर वाक्यों को 3 भागों में बांटा गया है। सर्वप्रथम सरल वाक्य, उसके बाद संयुक्त वाक्य और उसके बाद मिश्रित वाक्य। अच्छा इसके बाद हम देखते हैं कि वाक्य जो है अर्थ के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो अर्थ के आधार पर वाक्यों को बांटा गया 8 भागों में। कितने भागों में, 8 भागों में। कौन कौन से, विधानवाचक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेशवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य और विस्मय आदि बोधक वाक्य। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वाक्य को सर्वप्रथम 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। रचना के आधार पर हमने देखा कि वाक्य 3 प्रकार के, संयुक्त, सरल और मिश्रित। इधर देखिए अर्थ के आधार पर हम देखा कि 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक है, नकारात्मक है, प्रश्नवाचक है, आज्ञावाचक है, इच्छावाचक है, संदेहवाचक है, संकेतवाचक है और विस्मयोदी वाचक है। अच्छा अब हम देखेंगे कि जो वाक्य अर्थ के आधार पर जो वाक्य के प्रकार है उनकी पहचान किस प्रकार से की जा सकती है। कि भाई हमें पता तो होना चाहिए कि इच्छावाचक में क्या होता है, संकेतवाचक में क्या होता है और आज्ञावाचक में क्या होता है। तो देखिए बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और यहाँ से पढ़ने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन जो है
हिंदी व्याकरण से संबंधित गलत होने के चांस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे अगर आपने बिल्कुल एक एक चीज़ को अच्छे ढंग से समझा है और नोट डाउन किया है तो देखिए सर्वप्रथम अब हम देखेंगे वाक्यों के जो 8 प्रकार है वो किस आधार पर उनकी पहचान की जा सकती है। तो देखिए सर्वप्रथम हम बात करेंगे विधानवाचक वाक्य की कि विधानवाचक वाक्य की क्या पहचान है। तो जिस वाक्य में कार्य करने होने या सूचना का वर्णन हो वो है विधानवाचक वाक्य। अर्थात जिस वाक्य में डायरेक्ट हम एक बात को ध्यान रखेंगे कि भाई जिस वाक्य में सूचना का वर्णन हो वो होता है विधानवाचक वाक्य। तो ऐसा एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है और अब भी पूछा जा सकता है कि भाई विधानवाचक वाक्य की क्या पहचान है। तो विधानवाचक वाक्य उसमें सूचना का वर्णन होता है। उसके बाद है निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कार्य करने का निषेध हो या मना हो कि भाई इस प्रकार का कार्य नहीं किया जाएगा तो वो होते हैं निषेधवाचक वाक्य। जैसे कि यहाँ पर तंबाकू का सेवन करना मना है तो वो किस प्रकार के वाक्य हो गए, निषेधवाचक वाक्य हो गए। अर्थात अब तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछने का बोध हो, जैसे अर्थात लास्ट जो वाक्य है उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो। जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो या फिर प्रश्न पूछे गए हो कि क्यों, कब, कैसे, कहाँ, इस प्रकार के कोई भी शब्द हो तो वो प्रश्नवाचक वाक्य में आएंगे। उसके बाद देखिए आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा, अनुमति और उपदेश दिया जाए वो किस प्रकार के वाक्य होते हैं, आज्ञावाचक। की जैसे कि आज्ञावाचक वाक्य का एक उदाहरण देखते हैं हम। जैसे कि टीचर ने राम को होमवर्क करने को कहा तो ये किस प्रकार का वाक्य है, ये है आज्ञावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य अगला। तो इच्छावाचक वाक्य जो है वक्ता की इच्छा, कामना तथा आशीर्वाद का जो भाव प्रकट होता है वो किस प्रकार के वाक्यों में होता है, इच्छावाचक वाक्यों में प्रकट होता है। अगला हम देखते हैं संदेहवाचक वाक्य। कौन सा वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। तो संदेहवाचक वाक्य जिन वाक्यों में कार्य होने का संदेह हो, जिन वाक्यों में कार्य होने का संदेह हो तो वो वाक्य होते हैं संदेहवाचक वाक्य। अब अगला है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है वो होते हैं संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो वो होते हैं संकेतवाचक वाक्य। और 8वां जो है विस्मयादिवाचक जो वाक्य है उसकी क्या पहचान है। तो देखिए ये जो चिन्ह है ये विस्मय बोधक चिन्ह है। जैसे कि हमने उसमें पढ़ा है जो अपने चिन्हों से संबंधित विराम चिन्ह टॉपिक है उसमें हमने ये चिन्ह पढ़ा है कि ये कौन सा चिन्ह है, विस्मय बोधक आदि चिन्ह है। तो जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि का भाव व्यक्त हो इसमें ये चिन्ह मिलेगा। कौन सा चिन्ह मिलेगा, विस्मयादिवाचक चिन्ह मिलेगा। और उन वाक्य में हम आसानी से पहचान सकते हैं कि ये वाक्य विस्मयादिवाचक वाक्य है। तो ये हो गई पहचान अपने कौन से वाक्यों की, ये हमने पढ़ी। अर्थ के आधार पर जो वाक्य है उनकी पहचान पढ़ी। प्रकार होते 8 अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर प्रकार होते 3 जो कि हमने अभी अर्थ के आधार पर जो वाक्य है उनकी पहचान पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर जो वाक्य है उनकी क्या पहचान है। तो देखिए सर्वप्रथम हम देखेंगे इसमें सरल या साधारण वाक्य की पहचान। तो देखिए सरल जो वाक्य है उनकी क्या पहचान है। तो जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य होता है कर्ता, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, तथा एक ही विधेय होता है कर्म या क्रिया। जो एक ही विधेय और एक ही उद्देश्य जो हो जिस वाक्य में वो होता है सरल या साधारण वाक्य। जैसे सरला कपड़े धो रही है, सरला क्या कर रही है, कपड़े धो रही है। उद्देश्य हो गई सरला और कपड़े धोना हो गया विधेय। तो एक उद्देश्य और एक विधेय है तो वो किस प्रकार का वाक्य है, सरल या साधारण वाक्य। अगला देखिए मेरा भाई रवि धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। तो क्या इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय है, बिल्कुल नहीं। मेरा भाई रवि, तो यहाँ पे कर्ता का विस्तार है। मेरा भाई कौन है, कर्ता का विस्तार, और रवि क्या है, कर्ता। मेरा भाई रवि क्योंकि पुस्तक कौन पढ़ रहा है, रवि पढ़ रहा है तो ये हो गया कर्ता। धार्मिक पुस्तकें कर्म का विस्तार और ये हो गया कर्म, और क्रिया का विस्तार हो गया अधिक और पढ़ना हो गई क्रिया। तो ये इस प्रकार का जो बड़ा वाक्य है इसमें भी हमें देखना है, सिर्फ हमें ये देखना है कि इसमें क्या एक उद्देश्य और एक विधेय है। अगर है तो वाक्य कितना भी लंबा हो वो हमारा सरल या साधारण वाक्य कहलाएगा। तो इसमें हमने देखा कर्ता, उद्देश्य अर्थात कर्ता, तो कर्ता तो एक ही है रवि, करने वाला क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। तो बिल्कुल इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं कि ये सरल और साधारण वाक्य है।
अगला देखेंगे अब हम संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य देखेंगे? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की क्या पहचान है? तो देखिए, संयुक्त वाक्य जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य या प्रधान उपवाक्य किसी संयोजक शब्द से जुड़े हो वहाँ संयुक्त वाक्य होते हैं। अर्थात जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य जुड़े हो वो कहलाते हैं संयुक्त वाक्य। इसकी पहचान क्या है कि सरल वाक्य होगा प्लस संयोजक शब्द होंगे और प्लस सरल वाक्य होगा। मतलब संयोजक शब्द से दो सरल वाक्य जुड़े हुए होंगे। संयोजक शब्द कौन कौन से? तथा, और, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, फलस्वरूप, बल्कि, ये सारे क्या है? संयोजक शब्द है। जैसे कि अभी हम देखते हैं, प्रातः सूर्योदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। तो और क्या है? और है संयोजक शब्द, और दो वाक्य जुड़े हुए हैं इसमें, एक इधर है एक इधर है। संयोजक शब्द से दो वाक्य जुड़े हुए हो वो किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त वाक्य। तो इस प्रकार से हम संयुक्त वाक्य की पहचान कर सकते हैं। अब अगला देखेंगे हम मिश्रित वाक्य की। वही मिश्रित वाक्य की क्या पहचान है? तो देखिए, जो मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य अथवा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो वह मिश्रित वाक्य कहलाता है। किस प्रकार का वाक्य? जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो वह क्या कहलाता है? मिश्रित वाक्य कहलाता है। जैसे कि उदाहरण देखिए, मोहन ने कहा कि वह दिल्ली जा रहा है। तो ये की क्या है? आश्रित उपवाक्य। क्या है? आश्रित उपवाक्य। मोहन ने कहा कि वह दिल्ली जा रहा है। तो ये आश्रित उपवाक्य जुड़ा हुआ है इसमें। वह दिल्ली जा रहा है, आश्रित मतलब कहने पर आधारित है। जो कहने पर, मोहन के कहने पर आधारित है। मोहन ने कहा कि वह कल दिल्ली जा रहा है। तो और ये मोहन ने कहा, ये क्या हो गया? प्रधान उपवाक्य। क्या हो गया? प्रधान उपवाक्य। तो हमारी पहचान क्या थी कि जिन वाक्यों में एक प्रधान वाक्य अर्थात एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो वो कहलाते हैं मिश्रित वाक्य। इसमें क्या है कि मुख्य उद्देश्य और कर्ता होगा। मुख्य उद्देश्य और एक कर्ता जो है मुख्य उद्देश्य के साथ जुड़ा होगा। अभी देखिए, अब जो है मिश्रित, जो यहाँ पे आश्रित उपवाक्य है उसके भी जो है तीन भेद होते हैं। किस आधार पर? संज्ञा आश्रित वाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। संज्ञा आश्रित उपवाक्य में क्या होगा? संज्ञा का जो संज्ञा है, संज्ञा से बनने वाला जो भी होगा उपवाक्य वो आश्रित उपवाक्य होगा। वो किससे जुड़ा होगा? की से जुड़ा होगा। की, जैसे कि यहाँ देखा हमने, तो यह आश्रित उपवाक्य की से जुड़ा होगा। विशेषण आश्रित उपवाक्य विशेषता बतलाने वाला, जो से बनने वाला, जैसा, जिसका। तो ये सारे चिन्हों से जो जुड़ा होगा वो कैसा है? विशेषण आश्रित उपवाक्य। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा, क्रिया की विशेषता बताएगा, क्रिया की विशेषता बताएगा। जैसे यदि, जहाँ, तो, जैसे आदि, इस प्रकार के शब्द इसमें जुड़े होंगे। तो देखिए, आज जो हमने टॉपिक पढ़ा है जो वाक्य से संबंधित, उसमें हमने क्या देखा? तो उसमें हमने सर्वप्रथम देखा कि वाक्य का जो है वाक्य की रचना है वो किस प्रकार से की जाती है। उसके बाद हमने देखा वाक्य की परिभाषा। उसके बाद देखा हमने वाक्य के लिए क्या आवश्यकता है, क्या योग्यताएं होती है। उसके बाद हमने देखा वाक्य के को जो दो आधार या अर्थात दो भागों में बांटा गया है, जो अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर। अर्थ के आधार पर हमने 8 भागों में जो देखा और रचना के आधार पर हमने 3 भागों में देखा। उसके बाद हमने इन सारे जो भी अर्थ के और रचना के आधार पर है उनकी पहचान देखी और उनके उदाहरण देखे। और इसी के साथ हमने जो सारे भी जितने भी वाक्यों से संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रकार है और क्वेश्चंस है, पहचान है, वो सारी देखी। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इस टॉपिक को यहाँ से पढ़ोगे तो इसके अलावा आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल। लेकिन आपको ये अच्छे तरीके से समझना है और बार बार रिवाइज करना है अधिक से अधिक। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।